साहस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग की जो रसायन विज्ञान की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें ये दूसरा वीडियो है आवर्त सारणी का, यानी पीरियोडिक टेबल का। ये तो मतलब आपके पीएससी सीजीव्यापम के लिए मेंस वगैरह में इससे क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन एकदम नहीं के बराबर 10 एक साल में कोई देखने को मिल गया तो मिल गया वाला है, और प्रीलिम्स के लिए ही ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसमें से भी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपका जो प्रवृत्तियां हैं कि सारणी में हम लोग अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होता है, साइड से वो जा रहे हैं तो कोई चीज़ जो है जैसे परमाणु त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या है, ये सब क्या होती है, वही सब चीज़ें इसमें से वन लाइनर चीज़ें पूछने की संभावना है, लेकिन वो भी बहुत कम ही है। ठीक है, तो चलो, लेकिन जैसा भी है हम लोग का काम तो है पढ़ना जो भी सिलेबस में दिया हुआ है। तो प्रीवियस सिलेबस में आपका आवर्त सारणी करके एक शब्द लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग जितना हो सके अपन कम से कम और अधिक से अधिक जितना हम लोग इनपुट निकाल सकते हैं, इनपुट देके जितना आउटपुट निकाल सकते हैं उतना हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर में आगे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर। परिचय। पीरियोडिक टेबल क्या है? तत्वों को जो अलग अलग उनके गुण और आवर्तता के हिसाब से व्यवस्थित रूप से एक जगह वर्गीकृत किया हुआ है, उसी को क्या कह दिया गया है? आवर्त सारणी कर दिया गया है। ठीक है, तत्व मतलब एलिमेंट, जैसे हमारे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, जो भी जितने सारे भी हैं उनको एक जगह हम लोग वर्गीकृत कर दिए हैं। किसके आधार पर वर्गीकृत किए हैं? उनकी आवर्तता के आधार पर। आवर्तता क्या होती है? एक ना नियमित रूप से या नियमित अंतराल के बाद जो तत्वों के जो गुण हैं वो वापस रिपीट होते रहते हैं, पुनरावृत्ति। ठीक है, तो निश्चित अंतराल पर गुण पुनरावृत्ति होते रहते हैं। ठीक है, वापस बार बार जैसे कोई रिपीट सेम सेम फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी जो तत्वों की है, एलिमेंट्स की, वो रिपीट होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्तता बोल देते हैं। तो पुराना जो पीरियोडिक टेबल था, जैसे हम दो तरीके के पीरियोडिक टेबल हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक ओल्ड वाला, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, न्यू वाला, आधुनिक वाला। ठीक है, तो जो पुराना वाला था वो खाली आवर्तता पे बेस्ड था। ठीक है, मतलब उसमें जैसे जैसे उनको जो तत्व मिलते गए उसमें क्या उनकी आवर्तता है उस हिसाब से उन लोगों ने उसको वर्गीकृत किया था। आधुनिक वाले में दो चीज़ है, परमाणु क्रमांक भी है और आवर्तता भी है। ठीक है, मतलब तत्वों के जो आधुनिक आपका बना है आधुनिक पीरियोडिक टेबल, ये कैसे बना है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण के साथ उनके परमाणु क्रमांक से, मतलब परमाणु क्रमांक जो है बढ़ते क्रम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या है हमारे आवर्त सारणी का, कि 7 आपके पीरियड है या आवर्त है और 18 समूह है। ठीक है, 7 पीरियड मतलब जो ऐसे जो लेटी हुई लाइन है ना, ये आपका जो है वो इस टाइप से। ठीक है, जो लेटी हुई लाइन है ये आपके 60 ठो होंगी, और जैसे खड़ी खड़ी लाइनें हैं ये आपकी 18 ठो है। जैसे कि हम लोग इसमें आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। जैसे ये देखिए, जो लेटी हुई लाइन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त यानी पीरियड, और ये ग्रुप यानी समूह 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे एक तो इमेजिनरी लाइन एक ठो आती है, जैसा कि इधर आप देखोगे तो इसके ऊपर के जो चीज़ें हैं जनरली वो मेटलिक रहती है, इधर की चीज़ें जो है पूरी नॉन मेटलिक रहती है। इस टाइप से इनमें अंतर रहता है, और ये जो हिस्सा रहता है ये मेटल से नॉन मेटल तरफ जाने का जो ट्रांजिशन है वो रहता है। ट्रांजिशन मतलब जैसे किसी भी चीज़ से हम लोग, जैसे अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जा रहे हैं तो एकदम से वो चीज़ें नहीं बदलती हैं, धीरे धीरे करके बदलती, तो उसी को ट्रांजिशन बोला गया है। तो वापिस आते हैं, कितने आवर्त है? 7 आवर्त मतलब लेटी हुई लाइन है, समूह मतलब खड़ी हुई लाइन है। तो जो एक समूह है, ठीक है, एक समूह है उसमें एक जैसे तत्वों को रखा गया है, मतलब उनके रासायनिक गुण, ठीक है, और उनके भौतिक गुण, उनकी अभिक्रिया करने की क्षमता
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, उनकी आयनिक त्रिज्या, ये सब एक प्रकार से मतलब समान टाइप से हैं, ठीक है। तो वर्गीकृत का जस्ट आपको अभी बताया कि धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है, इन तीनों में ऐसे हम लोगों ने इसे डिवाइड किया हुआ है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बस इतना इतना याद रख लेना प्रीलिम्स के लिए, छोटा छोटा चीज़ है। जैसे समूह एक क्या है, क्षार धातु का, ठीक है, क्या होते हैं ये, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। उदाहरण क्या है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद दूसरा समूह क्या है आपका, क्षारीय मृदा धातु। समूह कौन सा, दूसरा। हेलोजन का एक तो 17वां नंबर का समूह, ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील होते हैं, अधातु भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक निष्क्रिय गैस है, ये निष्क्रिय गैस है जो किसी भी तरह से रासायनिक रूप से निष्क्रिय रहती है। उदाहरण के लिए हीलियम, नियॉन, इस टाइप से, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस टाइप से जाते हैं आगे, ठीक है। और ये 3 से 12 जो बीच वाला आपका समूह बच गई, ये वाला हिस्सा, ये जो इसमें जो हरे कलर से बना हुआ है ना, ये वाला हिस्सा, ये इसको ट्रांजिशन मेटल बोला गया है। मतलब ये है कि धातु से अधातु होने जा रहे हैं इन लोग जो है, उस बीच में जो थोड़े बहुत चेंजेस होते होते हैं इसमें क्या है, मतलब इसमें धातु के भी रूप में मिलेंगे आपको, गुण मिलेंगे, और अधातु के भी, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है ना प्रीलिम्स से, ये वन लाइन अगर कुछ पूछ सकता है तो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने में और बाएं से दाएं जाने में चीज़ें कैसे परिवर्तित होती है, वो चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला बोलता है परमाणु त्रिज्या और ये आयनिक त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या में क्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है कि जैसे ये परमाणु का नाभिक है, वहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, तो वहाँ से जो सबसे केंद्र से सबसे बाहर वाली जो आपकी कक्ष है, उसका जो डिस्टेंस है, वही आपका क्या है, परमाणु त्रिज्या है। और आयनिक त्रिज्या भी सेम ही चीज़ है, आयनिक त्रिज्या भी सेम चीज़ है कि नाभिक से लास्ट वाले जो कक्ष में की जो दूरी है। लेकिन आयनिक त्रिज्या में क्या होता है, कभी कभी कैसे है ना, जैसे धातु में एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देते हैं, जैसे सोडियम में देखोगे तो Na+ करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन में भी H+ लिखते हैं, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन खो देगा ना, तो ये वाला जो उनके जो, जैसे मैं लिथियम का लेता हूँ, ठीक है, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने जो नील बोर का जो अभी जो पिछले लेक्चर में हम लोग को देखा था, उसमें ये वाला फॉर्मूला चलाया था, ठीक है। तो इसमें कितने धातु आएंगे, इसमें लगभग इसकी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। लिथियम का जैसे ये हो गया, तो पहले में 1 और 2, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मान के चलो कि लिथियम में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस जो है, यानी जो उसका परमाणु त्रिज्या भी यही हुई और आयनिक त्रिज्या भी यही हुई। लेकिन यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे गायब हो गया, तो आयनिक त्रिज्या क्या है, छोटी हो गई। और अधातु में जैसे जैसे नॉन मेटल रहते हैं, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो वो उसमें आयनिक त्रिज्या जो परमाणु त्रिज्या से बड़ी भी हो सकती है, और कुछ नहीं है, रहती चीज़ें सेम ही है, थोड़ा बहुत एकदम हल्का सा अंतर है और कुछ नहीं, ठीक है। तो वापस आते हैं इसमें, तो परमाणु त्रिज्या में जैसे समूह में नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे देखो हाइड्रोजन में 1 ही रहता है, लिथियम में भी मतलब 1 सेल और आ जाता है, 2 कक्ष हो जाते हैं, सोडियम में 3 कक्ष हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से नीचे चले जाएंगे तो एक एक कक्ष बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सभी कक्ष में बाहर में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कक्ष में होगा। ये इस समूह की खासियत है, ठीक है। अब ये क्यों बोल रहे हैं भाई, जैसे परमाणु क्रमांक जो है अगर हम लोग देखेंगे तो आवर्त में बढ़ेगा, तो भाई कहने का मतलब ये है कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी बढ़ना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो त्रिज्या छोटी कैसे हो रही है, तो त्रिज्या छोटी ऐसे होती है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं लिथियम, ठीक है। लिथियम में क्या बोल रहा है, आपके 3 इलेक्ट्रॉन है बोल रहे हैं, ठीक है। चलो लिथियम बना लेते हैं, जैसे ये इसका नाभिक हो गया, ये इसमें यहाँ पे 1 कक्ष और यहाँ वाले कक्ष में 1 कक्ष, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, आपका एक ठो और हम लोग ले लेते हैं, चलो ये बेरिलियम को ही ले लेते हैं, लिथियम के जस्ट बाद वाला,
ये टोटल हो गए बेरिलियम के ये 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब त्रिज्या कम क्यों होती है? क्योंकि जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो उनका परमाणु भार भी बढ़ता है। और जैसे कि हमने उसके सिद्धांत में देखा था, डाल्टन के रदरफोर्ड के सिद्धांत में भी देखा था, जो नाभिक रहता है उसी में परमाणु का जो है 99% से भी ज़्यादा भार जो है वो केंद्र के अंदर नाभिक में केंद्रित रहता है। तो जो बल रहता है ना, वह बल जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, त्रिज्या जो है धीरे धीरे जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं, जैसे आवर्त में परमाणु का मान ऐसे बढ़ते चले जाता है, तो उस प्रकार उसका बल भी बढ़ता चले जाता है। तो बल से क्या होता है, जो त्रिज्या जो है ना थोड़ी छोटी होती है, अंदर की तरफ नाभिक की तरफ खिंचाने चली जाती है। इसलिए जो आयनिक त्रिज्या है, ये जो परमाणु त्रिज्या है, वो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे घटती है, क्योंकि बल ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की तरफ ज़्यादा खिंचाते हैं। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं, आयनिक त्रिज्या में। ये तो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन खोकर या जाने पे होती है। ठीक है, प्लस मतलब परमाणु से छोटा, क्योंकि प्लस मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन खोएगा। ठीक है, और आना मतलब क्या होता है, परमाणु बढ़ जाता है। मतलब माइनस साइन जब किसी पे लगता है तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन उसमें आके जुड़ रहा है। ठीक, आयनिक रेडियस का भी सेम चलेगा ना, ऐसा ही जो ट्रेंड इसमें है, जो मतलब आपका प्रवृत्ति एटॉमिक त्रिज्या की, वही आयनिक त्रिज्या की भी रहेगी। समूह में नीचे जाने में बढ़ेगी, बाएं से दाएं जाने में कम होगी। ठीक है, अब संयोगिता क्या है कि ये ना बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ती है। जैसे सोडियम की 1 है, उसके बाद जैसे आपका लिथियम की भी 1 थी, लिथियम के बाद बेरिलियम है उसकी 2 थी। ठीक है, सोडियम के बाद जैसे कोई जो तत्व आएगा आपका यहाँ पे देखोगे, सोडियम वाली लाइन को भी छोड़ देते हैं, ये वाली लाइन को, जैसे पोटेशियम को देखते हैं। पोटेशियम की क्या होगी, संयोगिता 1 होगी। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम की 2 होगी, फिर स्कैंडियम की 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर उसके बाद ना घटती चली जाएगी। 4 के बाद वेनेडियम की 3 होगी, इस प्रकार से। तो पहले बढ़ती है फिर घटती है। और ये वैलेंसी क्या है, हम लोग पिछले लेक्चर पे देखे थे, परमाणु की बंधन बनाने की क्षमता। कौन सा बंधन, संयोजन जो रहता है, सहसंयोजक बंधक बनाने की जो उसकी क्षमता रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंसी या संयोज्यता। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, किसी तत्व की बंधन से साझा मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करने की क्षमता जो है, मतलब जैसे कोई अपना बंधन बनाया हुआ है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे ना, उसकी क्षमता या इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की प्रवृत्ति को बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होती है और धातु में सबसे कम होती है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, खींचने की बात कर रहे हैं, तो भाई अगर कोई धातु है तो धातु तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है क्या? अब तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले सबसे क्रियाशील कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करेगा। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करने वाला जो रहता है वो हेलोजन वाला रहता है, हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे, उच्च अभिक्रियाशील करके। तो उच्च अभिक्रियाशील में भी क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ऊपर है। अब आप बोलोगे भाई फ्लोरीन क्यों ऊपर है, होने के लिए तो ये भी हो सकता था, क्लोरीन हो सकता था, ब्रोमीन हो सकता था, आयोडीन हो सकता था। इन लोग में से ये भी तो सारे अभिक्रियाशील हैं सबसे ज़्यादा, तो फ्लोरीन सबसे उच्चक है। तो इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे क्या सिस्टम है उसका। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब अधातुओं में अधिक होगा इलेक्ट्रॉन। अभी तो जस्ट बताया मैं आपको कि धातु में इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और अधातु में इलेक्ट्रॉन लेता है। निष्क्रिय गैस में लगभग शून्य रहता है। निष्क्रिय गैस मतलब शून्य है, इसलिए ना उन लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं ना सोखते हैं। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, आयनन की ऊर्जा। ठीक है, इसके लिए जो सबसे बाहर वाले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, आपके नाभिक के सबसे जो बाहर वाले कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसको निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए रहती है, वो रहती है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है,
अब ये क्या बोल रहा है, आवर्त में दाएं से बाएं जाते हैं तो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? अभी मैं आपको बताया कि आवर्त से जब हम लोग ये जाते हैं बाएं से दाएं तो जो त्रिज्या जो है वो कम होती है, और जब त्रिज्या कम होती है तो लगने वाला बल भी तो अधिक होगा ना, तभी तो त्रिज्या कम होती है। जब बल अधिक है, त्रिज्या कम है, तो उसको निकालने के लिए भी बल अधिक लगेगा ना। तो वही चीज़ क्या लिखा है, बढ़ती है। और समूह में नीचे जाने पे घटती क्यों है? समूह में नीचे जाने पे घटती इसलिए है, जैसे लिथियम में देखोगे तो ये लिथियम का अपना हो गया एक न्यूक्लियस मतलब नाभिक, उसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये बल जो है आपका लिथियम का हो गया, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के। वैसे जैसे हम लोग सोडियम का लेंगे तो उसके बाहर में 3 कक्ष होंगे, और इस वाले कक्ष में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 8 ठो रहेंगे, इस वाले में 2 ठो रहेंगे, तब तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम का देखोगे तो एटॉमिक परमाणु क्रमांक भी क्या है, 11 है। तो अब देखोगे तो ये दूर नहीं हो गया। अब पोटेशियम में जाओगे तो एक कक्ष और आ जाएगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 1 ठो बचा रहेगा। तो जितना नाभिक से दूर जाएगा उतना उसको बल क्या लगेगा, कम लगेगा। तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है, समूह में नीचे जाने पर, यानी नीचे जाने पर बल जो है वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल है, लेकिन वो नाभिक से लगातार दूर होता चला जा रहा है। अब बाएं से जाने पर नाभिक से लगातार पास आते जा रहा है, इसलिए बल जो है वो बढ़ता है और कम लगता है। ठीक है। उसके बाद मेटालिक कलेक्टर, ये धात्विक गुण। धात्विक गुण मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं इन लोग में, सब में +1 इस टाइप से लगाते हैं, ठीक है, या +2, ठीक है। तो समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? अभी जस्ट आपको बताया, जब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा समूह में नीचे जाने पे क्या बोलती, घटती है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता बढ़ेगी ना, मतलब उतनी कम एनर्जी में ही, कम ऊर्जा पे वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि कल्पना करेंगे, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जैसे जैसे हम लोग समूह में, जैसे समूह हम लोग लेते हैं एक, ठीक है, ये मैंने लिया समूह एक, ठीक है, इसमें आ गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद आ गया लिथियम, उसके बाद आपका सोडियम, उसके बाद आ गया आपका पोटेशियम, ठीक है। अब ये बोल रहा है धात्विक गुण जो है वो नीचे जाने पे अधिक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो क्षमता है उस हिसाब से वो है। समूह में जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने का जो वो क्षमता है, जस्ट अभी आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया कि बाहर वाले कक्ष में जैसे जैसे जुड़ते चले जाएंगे, तो जितने बाहर कक्ष जुड़ते चलेंगे नाभिक के बाहर से, उतना जो है वो आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और दाएं से बाएं का जस्ट अभी सेम आपको वही बताया कि त्रिज्या कम होती है तो बल ज़्यादा लगता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, छूटता नहीं है, ठीक है। अब अभिक्रियाशीलता 2 चीज़ों से डिफाइन होती है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है कितनी तेज़ी से और इलेक्ट्रॉन जा रहा है कितनी तेज़ी से। जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन आना जाना करेगा उतनी तेज़ी से क्या है, अभिक्रिया जो है वो होगी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि धातु में नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे लिथियम के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 2 कक्ष है, ठीक है। सोडियम में क्या हो जाएगा, वो 3 कक्ष हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस वाले कक्ष में 8 और इस तीसरे वाले में आपका 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचिए ना, सोडियम में क्योंकि नाभिक से ज़्यादा दूर है उसका इलेक्ट्रॉन, तो उसका इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा में निकल जाएगा। कम ऊर्जा में निकल जाएगा मतलब जल्दी निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा मतलब ज़्यादा जल्दी अपनी प्रक्रिया करेगा, ज़्यादा जल्दी प्रक्रिया करेगा मतलब उसको अभिक्रियाशील उसकी ज़्यादा होगी। वैसे ही अगर हम लोग उसके बाद पोटेशियम में जाएंगे, तो पोटेशियम के 3 कक्ष में आपके चौथे कक्ष में एक लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन नाभिक से वो और दूर होगा सोडियम की तुलना में, तो क्या है, वो और जल्दी निकल जाएगा, ऐसा, ठीक है। अब धातु में क्या है, उल्टा लिखा हुआ है। धातु में लिखा हुआ है कि नीचे से ऊपर जाने पर जो है अधिक क्रियाशील होता है। जैसे कि मैंने आपको जस्ट वीडियो के कुछ देर पहले बोला था कि भाई मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि फ्लोरीन ही ज़्यादा सबसे उच्च अभिक्रियाशील क्यों है, क्लोरीन क्यों नहीं है, ब्रोमीन क्यों नहीं है। अब देखिए अधातु की प्रवृत्ति क्या होती है। अधातु की प्रवृत्ति ये होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है आके जुड़ना चाहिए, तब वो है वो अपना अधातु बनाएगा, ठीक है, मतलब जो उसका गुण है।
अब इलेक्ट्रॉन आने के लिए जितना, जैसे अगर हम लोग समूह में जो अधातु का जैसे समूह ले लेते हैं हम लोग 17, ठीक है, इसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन ऐसे करके सब चलते हैं, आयोडीन करके ये, ठीक है। अब इसमें जाहिर सी बात है जितने जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ेगी। तो भाई बढ़ेगी तो जितना दूर, जैसे सपोज करिए कि आयोडीन के सबसे बाहर कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन आने का जो ताकत है, और जो आपका फ्लोरीन के सबसे बाहर कक्ष में इलेक्ट्रॉन आने का तो ताकत है, ऊर्जा चाहिए जो उसके लिए, किसमें आपके हिसाब से ज़्यादा लगेगी? देखिए, आयोडीन के लिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में जो नाभिक से जो बल लगेगा वो कम लगेगा बनिस्बत फ्लोरीन के। और जितना, क्योंकि बल कम लगेगा इसलिए फ्लोरीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है आपका जल्दी से आ जाएगा, इसलिए क्या बोला गया है कि ऊपर जाने पर अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, इतना ही आपके काम का है प्रीलिम्स के लिए। और आपके प्रीलिम्स में इससे भी ज़्यादा काम का है ये मिश्र धातु वाला चीज़। ठीक है, तो इसको एक एक बार रीड मार लेते हैं। ठीक है, पीतल का क्या बोलेगा, तो तांबा और जस्ता। ठीक है, उपयोग जो है वरना नल, सजावटी वस्तु है इस टाइप का। उसके बाद कांसा बनता है तांबा और टीन से। उपयोग मूर्तियाँ, पदक इस टाइप से। ठीक, उसके बाद आता है अगला मिश्र धातु स्टील, लोहा और कार्बन से। ठीक है, निर्माण और औजार वगैरह पे इसका तो उपयोग बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेनलेस स्टील में क्या है, लोहा और क्रोमियम और एक ठो और है निकल। उसके बाद अगला मिश्र धातु है सोल्डर, सीसा और टीन। उसके बाद मिश्र धातु है डेरुलियम, इसमें एल्यूमिनियम और तांबा और मैग्नीशियम 3 चीज़ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका अमलगम, पारा और अन्य धातु। दांत वगैरह चिकित्सा के लिए सब काम आता है। आपको कहाँ काम आता है, क्या होता है, उससे याद नहीं रखना है। सीधा आपके बोलेगा भाई मिश्र धातु कांसा किन से बन के लिखता है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको ये तांबा और टीन वाला ऑप्शन टिक मारना है। तो आपके प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो जो प्रवृत्तियाँ हैं और ये जो मिश्र धातु, इतना ही काम का है। बाकी सब जो है वो आपके ना प्रीलिम्स में काम का है ना मेंस में काम का है। ठीक है, बाकी इनमें चीज़ें बहुत है। जैसे 10वीं में हम लोग, जैसे 10वीं 12वीं के अगर आप बच्चों से पूछोगे ना तो उन लोग काफ़ी डीप में इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो वो उनके लिए है, उनका बोर्ड में अलग उनका चैप्टर है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास और भी ज़्यादा टॉपिक है, हमारे पास टोटल 21 सब्जेक्ट है, हमको उसमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये सब तो तब के लिए है जब आपका बाकी 21 सब्जेक्ट में, जैसे कि आपका जो छत्तीसगढ़ का भूगोल है, इतिहास है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका, इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहे, इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका। ठीक है, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, संविधान, इन सब चैप्टर, जैसे जनजाति वाला, कला संस्कृति वाला, इन सब टॉपिक को यदि आप पढ़ लोगे, उसके बाद भी आपको लग रहा है नहीं भाई कुछ कम लग रहा है, तो आप फिर इन टॉपिक्स के तरफ जो मैं अभी आपको यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूँ तब आप इनमें आइएगा। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।